मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां पूरे देश में आगे बढ़ी थी। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे थे, इन कारणों के ऊपर चर्चा की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये बात भी की थी कि किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किस तरह से विस्तारित हुआ था। आज हम लोग तमाम तरह की जो भूमिगत गतिविधियां थी, जो रेडियो प्रसारण था, जनता ने जिस तरह से नेतृत्व किया था, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी भाषण देते हैं, उस दिन महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यदि आंदोलन के प्रारंभ होते ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जनता इस आंदोलन के बागडोर अपने हाथ में ले ले और जनता ही इस आंदोलन का नेतृत्व करे। और आगे चलकर जो है ये देखने में आता भी है कि जनता जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लेती है। अब उस समय ऑपरेशन जीरो आर के तहत जो है, आपको पता है पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आर के तहत इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तमाम तरह के जो नेता थे उन सबको नजरबंद कर लिया गया और इसीलिए जब नेताओं की नजरबंदी होने लगी, जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, तो जो बचे खुचे नेता थे उन नेताओं ने अपने आप को भूमिगत रखते हुए इस आंदोलन को गति प्रदान करने का प्रयास किया था। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1 अगस्त 1942 को पूरे देश में तिलक दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? पूरे देश की जनता में एक जोश भरना, पूरे देश की जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो है वो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था। इसी तरह से 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद 9 अगस्त को पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया गया। काकोरी कांड स्मृति दिवस क्या है? तो 9 अगस्त 1925 को ही ये काकोरी कांड जो है ये घटना हुई थी, जिस दिन इन क्रांतिकारियों ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये 4 क्रांतिकारी जो आपको नजर आ रहे हैं, रामप्रसाद बिस्मिल यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये 4 जो क्रांतिकारी थे, इन 4 क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटा था जिसमें अंग्रेजों का खजाना भरा हुआ था और इस खजाने का उपयोग उन्होंने जो है वो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया था। तो इस तरह से 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। पूरे देश की जनता को आंदोलित किया जाता है, पूरे देश की जनता से यह आह्वान किया जाता है कि वो इस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 9 अगस्त 1942 को ही अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में, जो बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान था, वहां पर जो है इन्होंने एक झंडा जो है वो फहराया। ये अरुणा आसफ अली जो है आपको पीछे दिखाई दे रही हैं। ये उस समय जो है अरुणा आसफ अली की तस्वीर है और ये बाद में जो है आज़ादी मिलने के बाद जो है उनकी ये तस्वीर जो है आपको दिखाई दे रही है। तो अरुणा आसफ अली ने जो है ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय झंडा फहराया था और इसके पश्चात ही अरुणा आसफ अली को झंडा फहराओ आंदोलन सभा, एक वहां पर जो है झंडा फहराओ आंदोलन सभा गठित की गई थी, उस झंडा फहराओ आंदोलन सभा की अध्यक्षा इनको बना दिया गया था। और इस पूरे आंदोलन में, अर्थात जो झंडा फहराओ आंदोलन था, इस आंदोलन के तहत पूरे देश भर में युवाओं ने देश के अलग अलग सरकारी कार्यालयों में भारतीय झंडा जो है वो फहराना प्रारंभ कर दिया था। जाहिर सी बात है कि जब पूरे देश में इस तरह से युवा जो है अलग अलग सरकारी कार्यालयों में भारतीय झंडा फहरा रहे हैं तो अंग्रेजों का आक्रोशित होना जो है वो लाजिमी था। तो अंग्रेज तो आक्रोशित होते ही, अंग्रेज जो है गुस्से में आते ही। अच्छा, इस समय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना घटित हुई थी पटना में। पटना में ये जो घटना थी ये इस बात को दर्शाती है कि उस समय छोटे छोटे बच्चों में भी आजादी के प्रति क्या जज्बा था। उस समय पटना में जो छोटे छोटे बच्चे थे, 10, 11, 12, 13 साल के जो बच्चे थे, इन बच्चों ने जो है अदम्य साहस का परिचय दिया और उस समय जो है पटना के सचिवालय में छात्र जो है वो क्या फहराने पहुंचे? तो झंडा फहराने पहुंचे। पटना में ये जो है एक तस्वीर जो है वो आपको नजर आएगी पटना सचिवालय के पास, जहां पर जो है 11 बच्चे जो है वो क्या करने जा रहे हैं? तो सचिवालय में झंडा फहराने जा रहे हैं। और जब वो सचिवालय में झंडा फहराने पहुंचते हैं तो वहां का जो अंग्रेज अधिकारी होता है आर्चर, उसने कहा
कि यदि कोई भी झंडा फहराने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इस घोषणा के बावजूद, इस तरह से धमकी दिए जाने के बावजूद जो छात्र हैं वो छात्र डरते नहीं हैं और एक के बाद एक छात्र जो है वो सचिवालय में झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक छात्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है झंडा लेकर, छात्र को गोली मार दी जाती है, वो छात्र गिरता है, लेकिन उस झंडे को जो है नहीं गिरने देता, वो झंडा जो है दूसरे छात्र को पकड़ा देता है। दूसरा छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरे छात्र को गोली मार दी जाती है, दूसरा छात्र गिरने से पहले तीसरे छात्र को झंडा फहरा देता है और इस तरह से करते करते छात्र जो है उनमें से एक छात्र जो है झंडा फहराने में सफल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है इस तरह के छोटे छोटे बच्चों में भी, 12-13 साल के बच्चों में भी आजादी के प्रति क्या जज्बा था, किस तरह से जो है उन्होंने देश को अपने प्राणों की आहुति देकर जो है देश को आजादी दिलाई थी। तो वहां पर जो है 11 छात्र जो है, इस पूरी घटना में 11 छात्र घायल हुए थे, जिनमें 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए थे और इनमें से एक छात्र जो है आप देख सकते हैं कि एक छात्र जो है ये झंडा फहराने में जो है सफल हो जाता है और इनकी जो यही कांस्य प्रतिमा जो है पटना सचिवालय में जो है ये पूरी कांस्य प्रतिमा जो है वो आपको वहां पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 7 छात्र जो है आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये छात्र 7 छात्र जो है वहां पर कांस्य मूर्ति जो है इनकी प्रतिमाएं जो है वहां स्थापित की गई। तो इस तरह से पटना के सचिवालय में जो है वो इस तरह की घटना जो है वो घटित हुई थी। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पश्चात क्या होता है, तो इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को लाल बहादुर शास्त्री का पदार्पण होता है। आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं और लाल बहादुर शास्त्री ने जो है एक नारा दिया था, मरो नहीं मारो। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को जो है हमें मारकर भगाना है, इसलिए जो है बिसाइड्स कि हम ये सोचे कि जो है हम मारे जाएं, हम उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो है मरो नहीं मारो का नारा दिया और ये कहा जाता है कि इस आंदोलन को एक प्रचंड स्वरूप प्रदान करने में लाल बहादुर शास्त्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे चलकर 19 अगस्त 1942 को जो है लाल बहादुर शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बात थी कि लाल बहादुर शास्त्री इस भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि गांधी जी ने पहले ये घोषणा कर दी थी कि यदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जनता इस आंदोलन को अपने हाथों में ले ले, जनता इस आंदोलन की बागडोर संभाले। तो आगे चलकर जब 9 अगस्त को ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जनता इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है और हम देखते हैं कि किस तरह से जनता जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करती है। देखिए, जनता के द्वारा जब आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जनता किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, जनता जो है वो, जनता को अगर कोई सही दिशा, कोई सही नेतृत्व देने वाला जो है कोई व्यक्ति नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि वो एक भीड़ जो होती है, वो भीड़ किस तरह से प्रदर्शन करेगी, किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेगी, इसका कोई अनुमान लगा पाना जो है वो मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है, चूंकि उस समय इतने दिनों से अहिंसक आंदोलन का दौर चल रहा था, उससे परेशान हो चुकी थी, तो जनता ने जो है एक हिंसक आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया था। और इसमें जो है जनता ने क्या किया, तो मुख्य रूप से जो है क्या हुआ, श्रमिकों ने पूरे देश भर में जो है हड़ताल किया और इसके तहत जो है अहमदाबाद, कानपुर, बंबई, अहमदनगर, लखनऊ, कलकत्ता, इन शहरों में अलग अलग जो मिलें थी, उन मिलों में जो है इन्होंने हड़ताल प्रारंभ कर दिया। देखिए, यहां पर जो एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा लंबी हड़ताल जो है वो कहां पर चली थी, तो सबसे ज्यादा लंबी हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मिल में चली थी, जो कि लगभग 3 महीने तक चली थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, इसको जो है आप नोट कर लें, इसमें जो है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो है अब जनता ने क्या किया, तो जनता ने जो है पूरे देश भर में रेल की पटरियां उखाड़नी शुरू कर दी, जगह जगह जो है पुल तोड़े गए, तमाम सड़कें उखाड़ दी गई, संचार के साधन, बिजली के तार, बिजली के खंभे, ये सब उखाड़ दिए गए, सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकियां, डाकघर, ये सब जो है वो ध्वस्त कर दिए गए। ये कहा जाता है कि उस पूरे आंदोलन के दौरान 250 से भी अधिक थाने फूंक दिए गए, 500 से अधिक पुलिस चौकियां जो है वो जला दी गई।
सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि आप जो है ना तो जनसभाएं कर सकेंगे, ना जुलूस निकाल सकेंगे, ना धरने प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें जो है वो चलती रहीं। लोगों ने जनसभाएं, जुलूस, धरने प्रदर्शन ये सब किए। इस आंदोलन के दौरान अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है बिहार और संयुक्त प्रांत में देखने को मिला था। बिहार और संयुक्त प्रांत में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है काफी उग्र हो गया था, काफी हिंसक हो गया था। और बिहार में भी मुंगेर में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है वो मुंगेर में हुआ था। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है यहाँ पर ये सारी चीजें जो है घटित हुई थी कि पूरे आंदोलन को जो है जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। और जब जनता ने जो है पूरे आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया तो अंग्रेज सरकार जो है काफी परेशान हो गई, क्योंकि अंग्रेज चाहे कितने भी निरंकुश हों लेकिन उनकी संख्या जनता से तो कम ही थी। तो जाहिर सी बात है कि जनता का जो आंदोलन था उससे अंग्रेज जो है वो खौफ खाने लगे थे, भयभीत होने लगे थे। अब हम लोग जरा भूमिगत गतिविधियों की बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि जनता जो आंदोलन कर रही थी उसमें नेताओं का कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई जो है दिशा निर्देश नहीं थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये दिशा निर्देश जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं दिए जा पा रहे थे। अर्थात जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन जो है नेताओं का इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को ही तमाम प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब रास्ता क्या बचता था? तो जो नेता बचे खुचे रह गए थे उन लोगों ने सोचा कि अगर हम भी गिरफ्तार कर लिए गए तो इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना या इस आंदोलन को आगे दिशा दिखाना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे नेता जो है उन लोगों ने ये मन बनाया कि हम भूमिगत हो जाते हैं। भूमिगत हो जाने से मतलब क्या था कि हम जो है कहीं ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां पर जो है अंग्रेज हमें पकड़ ना सके, अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं या वेश बदलकर जो है कहीं काम करते हैं, या कहीं तो ऐसी जगह जहां पर जो खुफिया स्थान हो कोई, वहां से जो है इन गतिविधियों को जो है हम संचालित करेंगे। इन नेताओं में जो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण लाल हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, बिजू पटनायक हैं, अरुणा आसफ अली हैं, सुचेता कृपलानी हैं, उषा मेहता हैं, यूसुफ मेहर अली हैं। इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण नेता जो है उन्होंने ये निर्णय किया कि अब हम भूमिगत रहते हुए जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नेता जो है जयप्रकाश नारायण लाल। जयप्रकाश नारायण लाल को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान में झारखंड के बारे में आपको पता होगा, जहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। वहीं झारखंड में जो है वो हजारीबाग एक जगह है, एक जिला है। हजारीबाग में जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल है। उस हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण लाल को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार करके और वहां पर रखा जाता है। लेकिन जयप्रकाश नारायण लाल जो है बड़ी चालाकी से उस जेल से अपने पांच साथियों के साथ जो है वो फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो एक केंद्रीय संग्राम समिति इसका गठन करते हैं और इस आंदोलन को भूमिगत रहते हुए वो जारी रखते हैं। इस तरह से जयप्रकाश नारायण लाल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो इसमें आपको दिखाई देंगे, जो हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होने के पश्चात 5 अन्य लोगों के साथ जो फरार होते हैं और केंद्रीय संग्राम समिति का गठन करके वो इस आंदोलन को भूमिगत रहते हुए जो है वो जारी रखते हैं। आगे चलकर जो है अगर हम देखें तो इस पूरे आंदोलन में जनता को आंदोलित रखने के लिए, जनता में जोश भरने के लिए रेडियो प्रसारणों का दौर चला था और ये रेडियो प्रसारण जो है वो भूमिगत रहते हुए किया गया था, इसीलिए इन्हें भूमिगत रेडियो प्रसारण कहते हैं। और भूमिगत रेडियो प्रसारण में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो निकल कर आता है उषा मेहता का। देखिए, उषा मेहता जो है 14 अगस्त 1942, उषा मेहता का नाम जो है भूमिगत रेडियो प्रसारण के दौर में उषा मेहता का नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आता है और उनके द्वारा जो रेडियो प्रसारण किया गया था उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। हालांकि अन्य लोगों के द्वारा भी जो रेडियो प्रसारण किया गया था, अभी हम उनकी भी चर्चा करेंगे। 14 अगस्त 1942 इस दिन से उषा मेहता ने आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी, जो लगभग 3 महीने चला था। आगे चलकर जो है रेडियो षड्यंत्र के तहत ही उषा मेहता को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन इस भूमिगत रेडियो प्रसारण ने देश के लोगों में जोश भरने का काम किया था, क्योंकि इस तरह से जो रेडियो का प्रसारण होता था, इन रेडियो प्रसारणों में
उषा मेहता जो है वो भाषण देती थी, अन्य जो नेता थे वो भाषण देते, साथ ही जो प्रमुख नेता थे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी नेताओं के जो रिकॉर्डेड भाषण होते थे, उन रिकॉर्डेड भाषणों का प्रसारण किया जाता था ताकि जनता में जोश भरा जा सके। इस तरह से उषा मेहता के द्वारा जो है एक भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया गया था। आगे चलकर इसी तरह के भूमिगत रेडियो का प्रसारण जो है वो राम मनोहर लोहिया करते हैं, वीएम खाकर करते हैं, विट्ठल भाई जावेरी करते हैं, नारिमन अल्वाद जिनको पेंटर के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा भी जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भूमिगत रेडियो चलाया गया। इस पूरी रेडियो प्रसारण का जो मुख्य केंद्र हुआ करते थे वो मुंबई और नासिक हुआ करते थे। मुंबई और नासिक से इन भूमिगत रेडियो प्रसारणों का जो है का प्रसारण किया जाता था। और मुख्य रूप से जो है इन रेडियो प्रसारणों में क्या होता था, तो नेताओं के भाषण होते थे। इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, इन सब का भाषण होता था। गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन सब के जो रिकॉर्डेड भाषण थे वो सब चलाए जाते थे। और इन भूमिगत रेडियो में जो है एक कार्यक्रम चलाया जाता था और उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था वॉइस ऑफ फ्रीडम। इस तरह से जो है आजादी की आवाज है ना, वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से जो है कार्यक्रम चलाया जाता था। और साथ ही एक समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाता था और इस समाचार बुलेटिन को नाम क्या दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। ये जो है इस तरह से एक समाचार बुलेटिन डू और डाई के नाम से जो है चलाया गया था। तो कई सारे प्रश्न जो है इसमें से बन जाते हैं। प्रश्न जो है बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है रेडियो प्रसारण में किसने निभाई थी, तो उषा मेहता ने निभाई थी। अन्य जो है रेडियो प्रसारणों में राम मनोहर लोहिया है, वीएम खाकर है, विट्ठल भाई झावेरी है, नारिमन अल्वाद है, इनके द्वारा भी जो है रेडियो प्रसारण किया जाता है। मुख्य केंद्र जो है बम्बई तथा नासिक हुआ करते थे। रेडियो प्रसारण में जो है जो भाषण हुआ करते थे वो होते थे, साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड भाषण जो हुआ करते थे वो भी थे। वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाता था और साथ ही साथ जो है डू और डाई के नाम से जो है एक समाचार बुलेटिन जो है उसका भी प्रसारण किया जाता था। इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है भूमिगत रेडियो प्रसारण के बारे में है ना। तो आज हम जो है इतनी बात तो हम लोग करेंगे। हम लोग अगले जो क्लास होगी उस अगले क्लास में हम समानांतर सरकार और महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करेंगे। किस तरह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ साथ, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था उस शासन के साथ साथ एक अन्य शासन जो है, एक अन्य शासन व्यवस्था भी जो है समानांतर रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के द्वारा गठित की गई थी और उस समय समानांतर सरकारें चलाई जा रही थी। साथ ही हम महिलाओं की भूमिका की बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इस आंदोलन को गति प्रदान करने में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो हम 4-5 जो महिलाएं, महत्वपूर्ण महिलाएं जो उस समय थी, उनकी जो है हम बात करेंगे किस तरह से जो है उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली एक और अच्छी क्लास में जो है हम मिलेंगे जिसमें हम महिलाओं की भूमिका और समानांतर सरकार पर चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।